चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 4। आपको ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है। बस ये क्या है जो दिख रहा है सामने, ये डीओपीटी का एक आदेश था जिसमें 27% रिजर्वेशन की बात की गई थी। किसके लिए? सामाजिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए। ये देखो, 27% ऑफ द वैकेंसी इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी रिजर्व्ड फॉर एससी ईबीसी। एससी मीन्स सोशली, ई मीन्स एजुकेशनली और बी मीन्स बैकवर्ड और क्लासेस। ठीक है। और उसके बाद देखो बिंद्रा सानी जजमेंट आ जाता है। ठीक है। उसके बाद फिर सरकार क्या करती है कि ओबीसी, रिजर्वेशन फॉर ओबीसी इन द सिविल पोस्ट एंड सर्विस अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिगार्डिंग। उसमें देखो क्या दिया गया इंदिरा सानी केस के बाद कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द एक्सपर्ट कमेटी टू रिकमेंड द क्राइटेरिया फॉर एक्सक्लूजन ऑफ द सोशली एडवांस्ड पर्सनस या सेक्शंस फ्रॉम द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेज इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब इसमें जो जो नरसिम्हा राव जो सरकार थी 1991 में, तो नरसिम्हा राव सरकार ने दो फैसले किए थे। पहला फैसला ये था कि 10% है, जो आज का जो ईडब्ल्यूएस के वाला जो आरक्षण है आर्थिक आधार पे, वो उन्होंने 10% दिया था। और दूसरा उनका फैसला था कि जो ओबीसी के अंदर जो अगड़ी जातियां हैं उनको बाहर निकाला जाए, जो ज़्यादा पैसे वाले हैं। जबकि फिर कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में जो ईडब्ल्यूएस का 10% जो आरक्षण आर्थिक आधार पर दिया गया था उसको तो रिजेक्ट कर दिया। जबकि ओबीसी के अंदर जो अगड़ी या आर्थिक रूप से जो मजबूत सशक्त जातियाँ थी उनको एक्सक्लूजन के लिए उन्होंने बोला कि आप एक बोर्ड का गठन करो या अस्थायी रूप से किसी बोर्ड का निर्माण करो, तो इन सभी को निकाल लो। इसलिए जो भारत सरकार थी उसने रामनंदन समिति का शायद गठन किया था। ठीक है। तो ये चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। उसके बाद देखें तो बस यही है यार, कुछ खास है नहीं। निर्णय लेने वालों में तो प्रधानमंत्री तो आपको पता ही है, सबसे जो बड़ी उसकी सिफारिश पे ही जो राष्ट्रपति है वो मंत्रियों की नियुक्ति करता है और मंत्रिमंडल की बैठकों में वो भाग। संसद के 3 पिलर हैं, राष्ट्रपति और लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है। और प्रधानमंत्री को लोकसभा के समर्थन के लिए ज़रूरी है, वरना तो उसकी कुर्सी खिसकी जाएगी। और देखें, राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष है लेकिन वह औपचारिक सबसे बड़ा अधिकारी है, जबकि डी फैक्टो जो रूलर है भारत का, जो प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी, और अधिकांश जो अधिकारों का उपयोग है वो यही करते हैं मोदी जी। ठीक है। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो 1979 में दूसरा जो पिछड़ी जाति जो आयोग है उसका गठन किया गया था। उसकी अध्यक्षता बीपी मंडल ने की थी। ठीक है। बीपी मंडल मैं आपको बता चुका हूँ कि सोशली और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उनके लिए आरक्षण की बात की थी और 27% नौकरियों में आरक्षण दिया गया था। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ भी नहीं दिया गया, टाइम पासर है। ठीक है। इंदिरा साहनी जजमेंट मैंने आपको बता ही दिया। उसमें आगे देखते हैं। हाँ देखो, प्रधानमंत्री और कैबिनेट ऐसी संस्थाएं हैं जो सभी नीतिगत महत्वपूर्ण फैसले लेती है। कैबिनेट कौन होती है? जो चुने हुए जो विधायिका के जो लोग हैं उसमें से कुछ सदस्यों को एक मंत्रियों का दर्जा दिया जाता है। ठीक है। उसमें कुछ खास जो मंत्री होते हैं 5-7, उनको कैबिनेट मंत्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और इन कैबिनेट मंत्रियों या प्रधानमंत्री को सलाह है वो आईएएस देते हैं, एक तरीके से सचिव या नौकरशाह देते हैं, ताकि वो उनको सलाह देते हैं और उसके अनुसार ये निर्णय लेते हैं। ये अपनी सोच से उनको जो आम लोगों के प्रति उनका जो नज़रिया है वो सामान्य उनके कल्याण के लिए होता है। जबकि नौकरशाह पॉलिसी मेकर होता है, उसको पॉलिसी एजुकेशन इन सब में बड़ा इंटरेस्ट होता है, वो आम लोगों की तरह ज़्यादा नहीं सोच पाता। और स्वतंत्र जो सर्वोच्च जो न्यायालय है, जहाँ नागरिक और सरकार के बीच विवाद है, उन सभी को संभाला जाता है, उन सभी को समाधान किया जाता है। अब आगे लोकसभा बनाम राज्यसभा, तो यहाँ ये जो डिबेट है वो अच्छे से आपको कवर होनी चाहिए कि यहाँ इसका ये मतलब नहीं है, ठीक है, कि राज्यसभा ज़्यादा शक्तिशाली है या लोकसभा ज़्यादा शक्तिशाली है। जबकि ये आम बोलचाल की भाषा में है ये शब्द, लेकिन भारतीय संविधान में ऐसी किसी भी भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। लोकसभा के पास बहुत सारे अधिकार होते हैं, सामान्यतः वो कानून बनाती है और दोनों सदनों की ज़रूरत होती है कानून बनाने में। लेकिन कोई भी मतभेद हो जाता है तो संयुक्त बैठक होती है, और संयुक्त बैठक में सामान्यतः किसका बहुमत होता है? लोकसभा में जो सत्ता दल है उसका ज़्यादा बहुमत होता है, तो उसके सांसद है वो ज़्यादा हो जाते हैं, जिससे क्या है संयुक्त अधिवेशन में उसकी तरफ ही वोटिंग चला जाता है, तो कोई भी विधेयक है वो पारित हो जाता है। और उसमें अब लोकसभा के पास है ना वो बजट पारित करने का अधिकार होता है, जबकि राज्यसभा के पास ऐसा नहीं है। राज्यसभा उसको बजट को खारिज नहीं कर सकती, वो केवल 14 दिन रोक सकती है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर सकती। और उसकी जो सिफारिश है राज्यसभा की, वो लोकसभा ले तो ले वरना नहीं ले।
और सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिससे लोकसभा में बहुमत हासिल हो, वरना तो नहीं बन पाएगा। और उसे मंत्रिपरिषद पर विश्वास नहीं है तो प्रधानमंत्री समेत सभी मंत्रियों को पद छोड़ना होगा और राज्यसभा को ये अधिकार हासिल नहीं है। राजनीतिक कार्यपालिका भी दो तरीके की होती है, एक स्थायी और अस्थायी। स्थायी जो होते हैं हमारे जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आईएएस वगैरह होते हैं, और अस्थायी वो होते हैं जो हमारे नेताजी हैं, 5 साल आते हैं, 5 साल चले जाते हैं, बस इतना ही कंसेप्ट है। और हाँ, एक प्रश्न ये उठता है कि यदि लोग जो आईएएस होते हैं उनके पास इतना स्पेसिफिक ज्ञान होता है तो वो ही क्यों डिसीजन नहीं लेते बजाय कि नेता के। लेकिन यार दोस्तों, ज़मीनी स्तर पर जो लोगों के पास जो ज्ञान होता है ना, वो बहुत अलग होता है, उसके सेंटिमेंट्स बहुत अलग होते हैं। जो ज़मीन से उठ के आता है, यानी कि 5-4 लाख वोटों से जो जीत के आ रहा है, वो लोगों से इतना जो एक्सपेक्टेशन है लोगों की उस एक आदमी से, जबकि ब्यूरोक्रेट्स तो किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबल नहीं होता। तो वो अपनी पॉपुलिस्ट जो नीतियाँ हैं ना, जो नेता है वो लागू करेगा, बल्कि ब्यूरोक्रेट का सोचना कुछ और हो सकता है। जैसे किसान आंदोलन जो भी चल रहा था हरियाणा में, उसने एसडीएम ने किस तरह से लाठी किसानों पर बरसाई थी, लेकिन ऐसा एक नेता तो नहीं करेगा, आई थिंक सो। अब प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की बात करें तो आप चाहो तो मैं डिस्कवर, ठीक है चलो देखते हैं। अब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी प्रधानमंत्री नियुक्त नहीं कर सकता, ये ध्यान रखने वाली बात है। अब क्यों नहीं कर सकता नियुक्त, इसका भी एक कारण है, क्योंकि आज यदि गठबंधन में या जो लग रहा हो कि कौन सी पार्टी है वो ज़्यादा बहुमत के साथ आ रही है, कौन सी पार्टी ज़्यादा सीटों के साथ आ रही है, तो उसी व्यक्ति को ही प्रधानमंत्री बनाया जाएगा। लेकिन ऐसे यदि ऐसी कंडीशन आ जाए कि कोई भी एक पार्टी है वो ज़्यादा बहुमत लेके नहीं आ पाई है, तो प्रधानमंत्री सोचेगा कि किसी व्यक्तित्व को देखते हुए ये सोचेगा कि ये बंदा है जो जीत के आया है और ये बहुमत सिद्ध कर सकता है, इसलिए मैं इसको बना दूं। तो वो कुछ दिन के लिए बनाएगा और अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए बोलेगा। तो ये चीज़ उसको विवेकाधिकार तब है जब ऐसा लगे कि कोई भी दल है ना, उसको स्पष्ट बहुमत नहीं मिल रहा है, तब उसका विवेकाधिकार है। वरना ये नहीं है कि मोदी जी 300 सीटें लेके आ रहे हैं और उनको किसी और को बना दिया है ना, कपिल सिब्बल को बोल दिया कि आप बहुमत सिद्ध कीजिए, करेंगे क्या यार, है ना। अब उसके बाद है कि प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो तय नहीं होता और तब तक अपनी पद पर बना रह सकता है जब तक वह पार्टी या गठबंधन का नेता होता है। इवन मान के चलो लोकसभा में जब तक उसको बहुमत है तब तक वो पार्टी में बना रहेगा, ठीक है। अब बात करें कैबिनेट में जो मंत्री होते हैं वो शक्तिशाली मंत्री होते हैं, आमतौर पर वरिष्ठ नेता होते हैं, ठीक है। और इनकी संख्या जो लगभग 25 के लगभग होती है, ठीक है। ये शीर्ष समूह के या प्रमुख मंत्रालय इन्हीं के पास होते हैं। स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री वो होते हैं जो राज्य मंत्री या अमूमन छोटे मंत्रालयों के प्रभारी होते हैं, वे विशेष रूप से आमंत्रित किए जाते हैं, ठीक है, छोटे, और कैबिनेट की बैठकों में वे भाग लेते हैं, आमंत्रित किए जाते हैं, ध्यान रखना। और राज्य मंत्री वो होते हैं जो अनेक विभागों में कैबिनेट मंत्रियों की सहायता या सलाह के लिए होते हैं। और मान के चलो कि यदि कोई व्यक्ति यदि प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, तो यदि किसी व्यक्ति का नाम वो नियुक्त कर देता है, राष्ट्रपति अपने विवेक से किसी व्यक्ति का नाम ले लेता है कि इस व्यक्ति को प्रधानमंत्री बनाया जाए, या कोई ऐसा बाहर का व्यक्ति जो मंत्री या सदस्य बनने चाह रहा है, तो उसको क्या होगा, यदि वो चुनाव में अभी तक जीता नहीं है, तो यदि उसको मंत्री बना दिया जाता है तो वो 6 महीने तक है वो मंत्री पद पे बना रह सकता है, जब तक कि वो 6 महीने के अंदर अंदर है किसी लोकसभा या विधानसभा की लोकसभा या राज्यसभा की सीट से चुन के ना आ जाए। और जब तक वो चुन के नहीं आएगा, यदि नहीं आ पाता है, तो उसकी जो सदस्यता है 6 महीने बाद ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी, जबकि उसके द्वारा जो किए हुए सारे कार्य है वो वैलिड माने जाएंगे भारतीय संविधान के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर मंत्रालय में सचिव होते हैं, नौकरशाही होते हैं, बस ठीक है। प्रधानमंत्री की वो बैठकों की अध्यक्षता करता है, सारे उसके कार्य होते हैं, ठीक है। मैंने ये सारी चीज़ें बता दी आपको, है ना। और दुनिया में प्रधानमंत्री के अधिकार ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए इसे प्रधानमंत्री गवर्नमेंट भी कहते हैं। राष्ट्रपति की बात करें, भारत का जो राष्ट्रपति है ब्रिटेन की महारानी की तरह नहीं है जिसका काम केवल अलंकारिक है, बल्कि भारत में तो सारे काम ही राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है ना। और वो संसद के सदस्य, राज्य विधानसभाओं के सदस्य चुनते हैं, उन सभी की निगरानी करता है, यानी कि उसका बड़ा जो लेवल है ना, राजनीतिक संस्थाओं के कामकाज उन सभी को देखता है। तो काफ़ी बड़ी जिम्मेदारी है हमारे रामनाथ कोविंद जी के पास। सारी जो सरकारी गतिविधियां हैं राष्ट्रपति के नाम से की जाती हैं। भारत के जो प्रमुख जो बड़े पद हैं उन पे नियुक्तियां करता है, जैसे भारत में मुख्य जो न्यायाधीश है जैसे, और सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के जो उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हैं, और राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों और दूसरे देशों के राजदूतों की, दूसरे देशों में भारतीय राजदूत जो IFS होते हैं उनकी नियुक्ति करता है, ठीक है। तो इस तरह से बड़ी जिम्मेदारियां हैं राष्ट्रपति। और भारतीय रक्षा सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है
राष्ट्रपति इन अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, और यदि वो सलाह यदि ना माने उसको पुनर्विचार के लिए भेज दे। यदि मंत्रिपरिषद से वापस वही सलाह वही चीज़ आ जाए तो राष्ट्रपति को मानने के लिए बाध्य होगी। और संसद के द्वारा पारित कोई भी कानून राष्ट्रपति की मंजूरी के बिना है उसको लागू नहीं किया जा सकता, और यदि राष्ट्रपति उसे रोक लेता है वही पुनर्विचार, यदि ना माने दोबारा वापस भेज दे तो साइन करने ही पड़ेंगे। तो इस तरह से ये एक ऐसा मॉडल है, ठीक है। और आगे हम बढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं राष्ट्रपति प्रणाली, जहाँ राष्ट्रपति की भूमिका के अंदर यह होती है वो राष्ट्रपति मॉडल है, और जब प्रधानमंत्री की भूमिका मॉडल है उसे प्रधानमंत्री संसदीय प्रणाली के नाम से उसको जाना जाता है। न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों में उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, स्थानीय स्तर पर जो स्थानीय न्यायालय होते हैं। भारत में न्यायपालिका एकीकृत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, है ना। एकीकृत न्यायपालिका, और भारत में स्वतंत्र न्यायपालिका भी है। एकीकृत यानी कि जिला स्तर पे ऊपर हाई कोर्ट है, जिला स्तर पे सेशन कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है, तो ये इंटीग्रेटेड है। एकीकृत एक पिलर के समान जारी जाता है, और स्वतंत्र है, ये सख्त पावरफुल है, ठीक है। और देश के नागरिकों के बीच ये विवाद समाधान करता है। देश के नागरिकों के बीच विवादों का समाधान करती है। नागरिक और सरकार के बीच में, दो या दो से अधिक राज्य सरकारों के, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में फौजदारी दीवानी सभी मुकदमे उनको कंप्लीट करती है, ख़त्म करती है, और उनका निवारण करती है। न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है उसका मतलब है कि वह विधायिका और कार्यपालिका के नियंत्रण में नहीं है, ये ध्यान रखना होगा, बस इसको, ये प्रीका फैक्ट है। और सभी आधुनिक लोकतंत्रों में अदालतें विधायिका कार्यपालिका के अधीन नहीं होती। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री की सलाह पर और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मशवरे में नियुक्ति करता है, और यह वरिष्ठ न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को भी चुनते हैं। कि कार्यपालिका क्या है, जो नीतिगत फैसले लेती है और उन्हें लागू करने का उसको अधिकार होता है, वो कार्यपालिका है। और सरकार क्या होती है, सरकार वो होती है जो कानून बनाने, कानूनों को लागू करने, उनकी व्याख्या करने का उसको अधिकार होता है। यह ध्यान रखना यार सरकार का, ठीक है। और जो देश के संसाधनों का नियंत्रण और उसकी निगरानी करती है। विधायिका क्या करती है, विधायिका कानून बनाती है, और विधायिका को कर बढ़ाने, बजट बनाने और दूसरे विधेयकों को बनाने का विशेष अधिकार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विधायिका को कर बढ़ाने का अधिकार है, ध्यान रखना, वेरी वेरी, ना कि कार्यपालिका को कर बढ़ाने का अधिकार है। ये परी का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। यदि बात करें राज्य, तो राज्य एक राजनीतिक इकाई है जिसके पास संगठित सरकार होती है। घरेलू या विदेशी नीतियों को बनाने का उसको अधिकार होता है। सरकारें बदल सकती हैं लेकिन राज्य नहीं। राज्य को देश, राज्य और राष्ट्र, ये सारे समानार्थी शब्द है। राज्य शब्द का अर्थ देश की एक प्रशासनिक इकाई या प्रांतों के लिए भी होता है, जैसे राजस्थान, झारखंड, त्रिपुरा।